टोंक की जो वक्फ जायदादें हैं वो न सिर्फ टोंक के अंदर हैं, वे मुल्क के बाहर भी हैं, सऊदी अरब, मक्का और मदीना के अंदर। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने एंट्रो में बताया है, और जो थार न्यूज इकरा पत्रिका की जो वक्फ जायदाद सीरीज चल रही है, जिसका हम अलग अलग शहरों में, कस्बों में जाकर के उस पर एपिसोड बना रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम टोंक के अंदर ये एपिसोड बना रहे हैं। जैसा कि पहले के एपिसोड जो टोंक के बनाए हैं उसमें हमने बताया है कि जो टोंक रियासत है ये नवाब अमीर खां साहब ने इसकी स्थापना की थी, और टोंक है वो अलग अलग टुकड़ों में थी, यानी छबड़ा है, उसमें पिड़ावा है, अलीगढ़ है, निम्बायड़ा है, सिरोंज है, ये 5-6 इलाके टोंक की रियासत का हिस्सा हुआ करते थे। नवाब अमीर खां साहब के बाद में उनकी औलादों में जो नवाब बने और इब्राहिम अली खां साहब जो नवाब बने, तो ये तमाम जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने इस इलाके को डेवलप किया। यहाँ कई वक्फ जायदादें न सिर्फ टोंक शहर में जो राजधानी हुआ करता था टोंक रियासत की, बल्कि दूसरे इलाके जो दूसरे फरगने निजामतें जो हुआ करती थी टोंक की, वहाँ भी कई वक्फ जायदादें इन्होंने छोड़ी हैं। इनकी बेगमों ने, इनकी माओं ने, इनकी औलादों ने, यानी तमाम तर जो ये नवाब खानदान था, इसने बेशुमार वक्फ जायदादें यहाँ छोड़ी हैं। तो इसी जो संदर्भ में जो रुबात हैं, जो मक्का और मदीना में जो हज और उम्रा के दौरान जो काम आती हैं, जो लोग जाते हैं ज़ियारत के तौर पे हज और उम्रा में, वो लोग वहाँ ठहरते हैं, वहाँ भी टोंक के लोगों ने टोंक के नवाबी काल में वक्फ जायदाद बनाई हैं। रुबात यानी सराय कह सकते हैं, मुसाफिर खाना कह सकते हैं, गेस्ट हाउस कह सकते हैं, वो बनाए हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो इब्राहिम अली साहब थे नवाब साहब, उनके ख़ानदान के लोग और उनकी बेगम जिन्होंने वो रुबातें बनाई थी, उनकी औलादों में से भी जो हमारे साथ बैठे हैं, इन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो टोंक की जो वक्फ जायदाद बाहर हैं, यानी सऊदी अरब के मक्का और मदीना में, उनका क्या हाल है, किसने बनाया था और वो कैसे डेवलप हुई थी, और आज उनको किसके पोजीशन में हैं, कौन उनको चला रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूं, ये इबरत अली खां साहब हैं जो रुबातें बनाई थी, उन बेगम साहब के पड़पोते हैं आप जी। और ये जमील साहब हैं जो आप इब्राहिम अली खां साहब की औलादों में हैं और पड़पोते हो इब्राहिम साहब? परपोता हूँ उनका। और आप? परपोता हूँ फिरदौस जमानी बेगम का। नहीं, लाडली बेगम इन्हीं का नाम था। हाँ, लाडली बेगम, फिरदौस जमानी बेगम, जो नवाब इब्राहिम अली खां की पहली ब्याता बीवी थी। इब्राहिम अली खां की जो बेगम थी लाडली बेगम, जिनकी रुबातें हैं, उनके आप पड़पोते हैं? जी हाँ, पड़पोते। तो ये जो रुबातें जो, क्योंकि टोंक की जो अलग अलग वक्फ जायदाद के लिए हमने एपिसोड बनाए हैं, उनका हाल सब हमने बताया है, लोगों से हमने यहाँ के जिम्मेदारान से जो बात भी की है वो सब आपने देखी होगी, और जो एपिसोड है उसमें आप देख भी लेना। खास करके आज जो बात करेंगे इस एपिसोड के अंदर, वो टोंक की जो रुबात हैं, यानी टोंक से बाहर, राजस्थान से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जो वक्फ जायदादें हैं, वो टोंक की ही रियासत में बनी है नवाबी काल में, उनका हाल क्या है। तो जमील साहब आप बताइए कि कब जो रुबातें कितनी हैं और किसने बनाई थी? ये फिरदौस जमानी बेगम उर्फ लाडली बेगम ने बनवाई थी, और ये करीब 4 मक्का मदीना में है। मक्का में 4? नहीं ये सब फिरदौस जमानी बेगम जो थी, लाडली बेगम, उन्होंने काफ़ी अपने टाइम पे काफ़ी वक्फ किया है। वो सऊदी अरब में भी किया है और टोंक में भी काफ़ी जायदाद वक्फ हैं। 1910 में पहली रुबात बनाई थी इन्होंने मक्का में। फिरदौस जमानी बेगम जब हज पे गई थी, 1910 में एक रुबात बनाई थी, और उसके बाद 5 रुबातें जो है अपने मदीना में बनाई हैं 1927। अच्छा, इनके अलावा टोंक की और रुबातें भी हैं जो इसी खानदान की किसी बेगम ने, किसी नवाब साहब ने बनाई हैं? जी जी, इब्राहिम अली खां की दूसरी बेगम थी खलील जमानी बेगम, उन्होंने भी मक्का में 2 रुबातें बनाई थी, जिसमें से एक तो है मतलब सामने है अपने, एक की प्रॉपर्टी जो है उसी टाइम पे कोई इधर उधर हो गई, आज तक उसका पता नहीं चला। टोटल मक्का और मदीना में दोनों में कितनी रुबातें हैं, यानी दोनों बेगमों की बनाई हुई, और उसमें कितने लोग ठहर सकते हैं, कितनी सीटें हैं टोटल मिलाकर के? अभी फिलहाल जो आप पूछ रहे हैं कि कितने ठहर सकते हैं, तो 2 रुबातें मक्का में हैं, एक तो फिरदौस जमानी बेगम साहब की बनाई है और एक खलील जमानी बेगम साहब की। तो
फिरदौस अमानी बेगम वाली में तो 406 सीट्स होती हैं। वो इस टाइप से जैसे हज के दरमियान जो भी उसका ठहरने का सिस्टम होता है उसके हिसाब से 406 सीट देते हैं वो, हर साल 2 4 5 सीटें ऊपर नीचे। और मदीना शरीफ में? मदीना शरीफ में अपनी 7 रुबात थी, जिसमें से 5 तो डिमोलिश हो गई हैं, 2 ही रुबात अभी चल रही हैं, और जो 5 गवर्नमेंट ने ले ली हैं उनका मुआवजा जो है अभी है। गवर्नमेंट ने ली है तो आगे और बना के दी है या मुआवजा दिया है? नहीं, इसका 3 बार हो चुका है ऐसा कि हरम शरीफ के जो मतलब करीब में जो रुबातें थी उनको डिमोलिश करके वो उसके उसमें आ गया एरिया में, उसको दूर दिए हैं। तो हमेशा ये हुआ है कि उन्होंने टोंक से पूछा गया है कि आप रुबात को बनाना चाहते हैं या इसका मुआवजा लेना चाहते हैं। ये हमेशा अपन ने, एक बार तो 1988 में और एक बार 2008 में, हमारे वालिद साहब तो स्वयं चेयरमैन, तो और सब वालिद साहब का नाम? इस्मत अली साहब, इस्मत अली साहब ने इसमें काफ़ी काम किया है। हमने उनका ही काम देखा है काफ़ी, शुरू से लेके आज तक, और पूरे ख़ानदान में भी सब लोग जानते हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब इसमें वर्क किया है। अच्छा, ये जो इसके जो रुबातें हैं मक्का और मदीना शरीफ की, उसमें लोग ठहरते थे, तो जैसा कि सुनने में आ रहा, आपके वालिद साहब से मैं मिला हुआ हूँ कि इजाज़तनामे जो दिए जाते थे आप लोगों की तरफ से, तो उससे टोंक पुरानी स्टेट के लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती थी ताकि उनका रहने खाने का खर्चा कम हो जाए, और फिर उसके बाद राजस्थान या हिंदुस्तान। ये अब जो क्या वही सिलसिला चल रहा है या नहीं चल रहा है? जी हाँ, 100 साल से तो यही था कि टोंक से बट रही थी रुबातें। अब सिस्टम अलग था, कंप्यूटराइज हुआ बाद में तो कुछ सिस्टम ज़्यादा हो गया, लेकिन 2016 तक 100 साल तक यहीं से बटी हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये बेगम साहब और बेगम साहब की औलादें और उनके जो वारिस हैं, जो भी जिम्मेदार थे, उन्होंने या तो खुद ने दिए हैं ये इजाज़तनामे, या अपने उनकी तरफ से नॉमिनेट किसी पर्सन ने दिए हैं। ये अभी कौन दे रहा है इनके? अभी 2016 से सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग उन्होंने क्या किया कि जैसे वालिद साहब का बुजुर्ग भी हो गए थे, इंतकाल हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा जिम्मेदारी संभालते थे, तो इसको कर्नाटक ले गए। एक के 2 रुबातें, एक टोंक के लिए एक ही काफ़ी है, तो एक को कर्नाटक ले गए। कर्नाटक में क्या आपके खानदान के लोग ले गए या कोई और? नहीं सर, खानदान के नहीं, ये उधर ही रहते थे, यहाँ के हैं, टोंक के हैं, खानदान के नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई मदरसा वगैरह चला रखा था, उन्होंने अपने किसी लालच में या किसी में, ये पता नहीं किस वजह से, लेकिन उन्होंने गलत किया। वो उन्होंने इजाज़तनामे लिखते हैं और पहले आप लिखते थे, तो जाहिर सी बात है सऊदी की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ जो हज और उम्रा का जो डिपार्टमेंट है, वो उसको परमिशन देता है, तो क्या उन लोगों ने उनको परमिट कर दिया कर्नाटक वालों को? कुछ ऐसे हालात बने वालिद के बाद कि उन्होंने अप्रोच कर ली बाहर वालों ने, कि वो पहले हज पे होकर आ चुके थे, वहाँ ठहरे थे, उन लोगों ने किसी तरह अप्रोच करके या पॉलिटिकल कुछ खेल लगा के पीछे से ही टोंक वालों को तो ये रहा कि एक रुबात हैगी यहाँ पे टोंक वालों की, लेकिन जो मेन रुबात थी जो फिरदौस अमानी बेगम की है, जिसके हम लोग वारिस हैं, फिरदौस अमानी बेगम की, जिसका हम काम करते हैं, इसकी सोसाइटी खुली हुई है, हम लोग काम करते हैं। अब इसमें तो कोई पोता है, कोई नवासा है, लेकिन हम सब हैं एक ही परिवार के। अभी आप से अभी हज हुआ और अभी इस साल दोबारा फार्म वगैरह भरने शुरू हुए, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए इजाज़तनामे वगैरह लिख के दिए हैं? नहीं, हमने इजाज़तनामे नहीं लिख के दिए हैं। अभी फिलहाल ये हुआ है कि पिछले 3 साल पहले जो है ना, जयपुर में हमारी फैमिली के हैं, हमारे फैमिली के कज़न है, मेरा उम्र छोटी है, मुझसे भी छोटे हैं हम लोगों से, लेकिन वो उनको किसी तरह से वो मिल गई है इजाज़त बांटने की। जयपुर वाले लिख रहे हैं? जयपुर वाले लिख रहे हैं, लेकिन हमने, हालांकि हमारी फैमिली से हैं, लेकिन हमने इस बात का कड़ा विरोध किया था, सभी लोगों ने, टोंक वालों ने भी सोशल मीडिया के जरिए, कि भाई ये टोंक की चीज़ है, टोंक में होना चाहिए। पहली बात तो ये हमारी पहली मांग यही थी कि टोंक से ही बटेंगी इजाज़तनामे, टोंक की चीज़ है तो बाहर बांटने से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर उनकी औलादें मौजूद हैंगी, काफ़ी मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैंगे, बुद्धिजीवी हैंगे, हर तरह से हैं, तो फिर टोंक से बाहर से क्यों बटें? अगर किसी बाहर वाले को लेना है, टोंक से आकर ले, ऐसा सिस्टम रहना चाहिए, नहीं तो ये जो एक सुनने में आ रहा, कहाँ तक सही है या झूठ है खबर, कि वहाँ मक्का या मदीना में जो कुछ रुबातें हैं वो जैसे गवर्नमेंट ने ले ली, जो मस्जिद की जो उसके अंदर तोसी करी गई, विस्तार किया गया, तो उसका कोई मुआवजे का कि एक बड़ा मुआवजा वहाँ के अकाउंट में पड़ा है और उसको लेने के लिए वहाँ से मतलब कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुए, या कोई डिस्प्यूट, ऐसा कुछ ये सच्चाई है या नहीं है? इससे पहले सर 2 बार हुआ था, 1985 में, मतलब 88 में उसका बिल्कुल सेटल हुआ था, तो तब हमने लिख के पहुँचा दिया था कि हम रुबातें बना दें,
तो वहाँ के जो भी जिम्मेदार थे उन्होंने बना दी। उस टाइम पे जाना आना इतना आसान नहीं था, तो हमें पता नहीं कैसे किसी ने खरीदी, कैसे खरीदी। उसके बाद 2008 में ये पोजीशन आई थी कि और विस्तार हुआ था हरम शरीफ का, तो उस टाइम भी यहाँ पूछा गया था, तो यहाँ के उलेमा से इनसे लिख के पापा ने लेटर लिख दिया कि भाई हमें तो रुबात खरीद लो। तब जाके ये वाली बात सामने आई कि कुछ मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि खरीदने वालों ने इसमें से काफ़ी अमाउंट का ऐसा किया था कि उसमें काफ़ी अमाउंट का मार्जिन है। और सऊदी असल में सोशल मीडिया पे जो चीज़ है उसमें बहुत सी चीज़ें झूठ भी होती हैं। जो सऊदी गवर्नमेंट ने क्या, वहाँ के डिपार्टमेंट ने आप लोगों से कोई राब्ता किया, कोई लेटर भेजा कि भाई आपकी फलां चीज़ है, उसका ये मुआवजा हमारे यहाँ पड़ा है, आप लोग आ जाओ अपने दस्तावेज लेके उसको अपना ले लो, ऐसा कोई आया वहाँ से लेटर? बिल्कुल आया सब 2008 तक तो बिल्कुल, बल्कि वहाँ नहीं, हमारे घर पे आया है, डायरेक्ट ईमेल पे आया, हमारे पास ही आया कि भाई इसका क्या करें, ये मुआवजा है क्या करें। उस टाइम तो हमने ये लिख के पूछा दिया। पापा जो इस्मत साहब तो बहुत ही सीधे, मतलब इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें, तो उन्होंने लिख के पूछा दिया था आप तो इसकी रुबात ही खरीद लो। वो लेटर अभी वो पैसा मतलब वहाँ सऊदी गवर्नमेंट के अकाउंट में ही है? वो अब है, लेकिन अभी तक क्योंकि यहाँ भी लोग मसरूफ रहते हैं जाना आने में, और थोड़ा ये जो काम है ना, ये काम क्योंकि टोंक से बाहर दिया गया, तो हम इसमें ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसको किसी तरह टोंक लाएं, तो मुआवजे पे हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे। इसीलिए टच में जो लोग हैं वही बाहर वाले हो रहे हैं, टच में उनको ज़्यादा। अच्छा, लाने की एक्सरसाइज भी हो रही है, नहीं भी हो रही है, दोनों ही चीज़ें हैं। एक चीज़ और कि जब इतना बड़ा ये जो टोंक रियासत था, ये अलग अलग 5-6 टुकड़ों में आबाद था, और न सिर्फ टोंक का डेवलपमेंट किया आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने जिन्होंने यहाँ हुकूमत की, चाहे नवाब अमीर खान साहब हो, इब्राहिम साहब हो, दूसरे नवाब साहब, साहबजादे साहब जो भी हैं, उन्होंने सब ने यहाँ डेवलपमेंट किया। और यहाँ APRI भी है, यहाँ पर सादत हॉस्पिटल भी है, और नज़रबाग और सुनहरी कोठी, शाही जामा मस्जिद, तमाम तर चीज़ें एक से बढ़ कर के एक हैं। लेकिन अभी हमने जो कुछ चीज़ों का दौरा भी किया, देखा भी है, वहाँ एपिसोड भी बनाए हैं, हाल बहुत बुरा है। जैसे सुनहरी कोठी का बहुत बुरा हाल है, नज़रबाग का बहुत बुरा हाल है, जामा मस्जिद में ज़रूर अच्छा काम हुआ है, लेकिन और चीज़ें देखें तो ये टोंक का जो ये हाल हुआ, एक तरफ ये है कि आपकी दादी परदादी जा कर के मक्का और मदीना में, ये खिदमत की कितनी बड़ी बात थी कि वो गई, वहाँ परेशान हुई, उन्होंने जाकर के कितने लोगों को साथ ले गई थी? वो काफ़ी लोग थे, उनके 200 लोगों का लश्कर था पूरा, और जाकर के वहाँ बनवाई रुबातें। यानी एक यहाँ की जो बेगम साहिबा, जो इनकी दादी परदादी हैं, उनके बारे में यह है कि वो हज पे गई तो वहाँ परेशानी देखी लोगों की, तो मक्का और मदीना में रुबात बनाना यानी सराय मुसाफिर खाना बनाना उस ज़माने की बहुत बड़ी बात थी। तो आज उन्हीं के लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी जगह हों, चाहे अच्छी कंडीशन में हो नहीं हो, लेकिन वक्फ जायदाद का जो हाल हो रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हो? इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो मक्का मदीना की रुबातें थी ना सर, यहाँ वाले अपन बात टोंक की करें। जी, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है 75% फिरदौस अमानी बेगम और लाडली बेगम उनका नाम था, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। इसमें से ज़्यादातर 2-3 प्रॉपर्टी को छोड़ के ज़्यादातर प्रॉपर्टी उन्होंने मक्का मदीना की रुबातों के लिए ही वक्फ की थी कि यहाँ से इसकी आमदनी वहाँ जाए। यहाँ जो उन्होंने छोड़ी तो इसलिए कि यहाँ उसकी आमदनी हो तो उसके खर्चे पूरे किए जाएं। वहीं जाए, लेकिन जैसे गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुई, वक्फ बोर्ड बने और उसमें से जिम्मेदार दूसरे लोग आए, उन्होंने सिस्टम यहीं तक ही रहने दिया, जबकि वो सारा पैसा वहाँ जाना था। लेकिन अब ये हुई कि वक्त के साथ वहाँ पे पैसा काफ़ी आ गया, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने यहीं पर ही जो भी ना सिस्टम, यहीं पैसा क्या सिस्टम है ये तो पता नहीं किसके पास है, क्या करते हैं, लेकिन सुनते यही है कि भाई कोई गबन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई कोई गबन, यहाँ की जो वक्फ जायदाद हैं वो खराब हुई हैं, नुकसान हुआ है, उसके लिए क्या जयपुर के वक्फ बोर्ड के लोग जिम्मेदार हैं, या यहाँ की जो वक्फ कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, या जो भी लोग पहले रहे हैं आज हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं? पहली बात तो जो हालात चेंज हुए ना साहब, तो सब स्ट्रगल करने लगे यहाँ पर, तो जो मेन खानदानी थे ना वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करने लगे, इतनी जल्दी हालात ख़राब हुए। क्योंकि नवाब साहब जो आखिरी नवाब थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, गवर्नमेंट ने उठा के ज़्यादातर प्रॉपर्टी उनको दे दी, उनकी औलाद नहीं थी, तो फिर उनका बंटवारा ऐसे हुआ कि सब लोगों ने ले लिया। जो साइड वाले रह गए, जो नवाब नहीं बन पाए थे लास्ट में, उनके स्ट्रगल करते रहे, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जो लोग उस टाइम पे कुछ वकील थे, ये थे, उन्होंने प्रॉपर्टी देखी, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे चलाना शुरू कर दी, इतना इन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इसलिए वक्फ बोर्ड को तो इसका, वक्फ बोर्ड तो एक तरह से एक रजिस्टर है, वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया इन्होंने जाके, तो खैर अच्छा काम किया। लेकिन वक्फ बोर्ड के बाद जो भी यहाँ के सदर बनते गए ना, क्यों हमारे ख़ानदान से कोई बना नहीं है,
हमने हमेशा ही चाहा है कि हमारे जब 75% प्रॉपर्टी हमारी है तो फिर मुतवल्ली इनको क्यों नहीं बनाया, ये सब हमारे सबसे बड़े मतलब क्या है खानदान में। तो अभी तक हमारा यही चल रहा है कि हमारे जब 75% प्रॉपर्टी है तो उसका इंतज़ाम हम लोग करें मिलकर। मतलब जो ये जो प्रॉपर्टी हैं जो बता रहे हैं भाई, मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहाँ की लाडली बेगम साहिबा की छोड़ी हुई है। आप उनके पड़पोते हो। जो इब्राहिम साहब, जो नवाब साहब रहे यहाँ, उनकी बेगम थी, उनकी आप औलाद हो। लेकिन आपको कभी कोई सदर सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड की तरफ से मुतवल्ली वगैरह नहीं बनाया गया? नहीं बनाया सर, नहीं बनाया। आप इस एपिसोड में एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी, एक दर्द वाली बात कि एक औरत जो यहाँ की बेगम थी और मक्का और मदीना की परेशानी मुसाफिरों की, हाजियों की, उम्रा करने वालों की दूर करने के लिए सराय बनवाती हों और बेशुमार जायदादें यहाँ वक्फ करती हों टोंक स्टेट के अंदर, पुरानी स्टेट के अंदर, और उसी की औलाद को उसका केयर टेकर भी नहीं बनाया जाए। और वो जायदाद खुर्द बुर्द हुई हैं, आबाद हुई हैं, उनसे कितना किराया आया है, किसने क्या किया है, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, हर शहर में हो रही हैं। असल चीज़ ये है कि इतनी बड़ी जायदाद वक्फ करने के बाद राजस्थान में ऐसा भी है कि आपको ऐसे शहर, गांव, कस्बे मिल जाएंगे कि जिनके बाप दादाओं ने 1 इंच वक्फ नहीं की, उनको मुतवल्ली बना दिया गया, उनको सदर बना दिया गया, उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। और जहाँ सैकड़ों बिघाएं, और न सिर्फ टोंक में, टोंक की जो पूरे इलाके में, बल्कि मक्का और मदीना में रुबात बना करके वक्फ की, उनकी औलादों को न कभी वक्फ बोर्ड ने सदर बनाया, न कभी सेक्रेटरी बनाया, न कभी मुतवल्ली बनाया। ये जो हाल है वक्फ जायदादों का, क्योंकि एक चीज़ होती है यहाँ की जो निशानियाँ हैं, शाही निशानियों के बारे में हमने एपिसोड, जो पहला एपिसोड बनाया उसमें बताया भी है, सुनहरी कोठी का क्या हाल है, कि जिनके बाप दादाओं ने कोई चीज़ बनाई हो उसके प्रति तो उसकी हमदर्दी होती है कि हमारी दादी ने, परदादी ने, परदादा ने बनाया है, इसने कुछ नहीं बनाया, उसके हाथ में अगर कोई चीज़ दे दी जाए तो जाहिर सी बात है उसको न उससे कोई लगाव होता है, न कोई मोहब्बत होती है, न वो कोई निशानी होती है। तो वक्फ जायदादों का जो हाल है वो अपनी जगह है, लेकिन टोंक के अंदर एक नई चीज़ है कि यहाँ की रुबातें जो सऊदी में भी हैं वक्फ जायदाद के तौर पे, और यहाँ भी बेगम साहिबा ने और नवाब साहब ने खूब जायदाद छोड़ी हैं, लेकिन हाल है वो बहुत बुरा है। जिन जायदाद से जी असल में क्या है कि यहाँ पर जो स्टेट रही है ना, तो जो आखिरी नवाब थे, नवाब इस्माइल अली खां, उनकी कोई औलाद नहीं थी, और यही टोंक की बर्बादी की सबसे बड़ी जड़ है। उनके इंतकाल के बाद जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो महलात थे, वो सब गैर मुताल्लिक लोगों ने बांट लिया आपस में। जैसे उनके ससुराल में उनके भांजा भांजी, उन लोगों ने बंदर बांट करके उसको खुर्द बुर्द कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी को, पूरे महलों को। एक तरह से वो कहावत है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, क्योंकि उनके बाप दादा ने तो बनाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको एक्वायर्ड करके उनके इंतकाल के बाद उनके झूठे सच्चे अंगूठे लगवा के सब अपने नाम कर ली, और वो सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। खाली टोंक की प्रॉपर्टी नहीं, सिरोन, छपड़ा, निभेड़ा, जहाँ जहाँ भी नवाब साहब की प्रॉपर्टी थी वो सारी इन्हीं लोगों ने, 2-3 परिवार हैं, उन्होंने अपने नाम कर ली। वो आज घर को जो आग लगी है वो घर के चिराग से घर के चिराग से लगी है। तो इस वजह से जो टोंक के हालात हैं इसलिए ख़राब हुए हैं। नवाब अमीर खां साहब जिन्होंने इस रियासत की स्थापना की, क्योंकि जैसे अगर पहले के एपिसोड में हमने बताया है, अंग्रेज़ों ने किसी को कुछ दिया नहीं, सबसे लिया, हिंदुस्तान की रियासतों पे कब्जा किया। दिया तो उस शख्सियत का नाम था सिर्फ नवाब अमीर खां साहब, जिनको दिया टोंक रियासत जो कई टुकड़ों में थी। तो एक नवाब अमीर खां साहब थे जिन्होंने इस रियासत की स्थापना की, और दूसरी तरफ उनकी औलादें या उनके रिश्तेदारों में जो जायदादें थी उसके बाद में क्या हाल हुआ वो सब इस एपिसोड में बताया गया है। जिम्मेदार कौन है वो भी सबके सामने है। बेहतर हो कि ये जो नवाब साहब के ख़ानदान, चाहे कहीं भी उनके नज़दीक के रिश्तेदार हों, दूर के रिश्तेदार हों, न सिर्फ इन वक्फ जायदाद को संभालें बल्कि ये जो निशानियां हैं, शाही निशानियां, उनको भी संभालने की कोशिश करें, इनका डेवलपमेंट करवाएं। जो गवर्नमेंट के कब्जे में है गवर्नमेंट करवाए, क्योंकि राजस्थान की एक रियासत थी जिसका हाल, जो रियासती इदारे थे इसके, जो शाही महल वगैरह, उन सब का बहुत बुरा हाल है। वक्फ जायदाद का भी बुरा हाल है, जिसको सुधारने की जो कोशिश है, वक्फ बोर्ड तो अपनी जगह है, लेकिन लोकल लोगों को इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।